रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। एक 13 साल की बच्ची ओलिविया वाइट अपने कमरे की खिड़की पर बैठी इस गाने को धीरे धीरे गा रही है। वो कमरा बैनेट ऑर्फन हाउस का है जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है। बाहर काफी बारिश हो रही है। 8 बजे है, शाम का वक्त है। मिसेस बैनेट जो ऑर्फन एज की ओनर हैं वो ओलिविया पर काफी गुस्सा हैं। 2 घंटे पहले ओलिविया नीचे ऑर्फन एज के डाइनिंग रूम में थी अडॉप्शन इंटरव्यू के लिए मिसेस बैनेट और स्मिथ्स के साथ। स्मिथ्स एक अच्छे और अमीर कपल हैं जो न्यूयॉर्क के रिहायशी इलाके में रहते हैं। ये दूसरा इंटरव्यू है ओलिविया का जब से मैडिसन गुजरी है। मैडिसन उसकी रूममेट या फिर कह लो उसकी सबसे पक्की और इकलौती दोस्त थी जो 1 साल पहले कैंसर की वजह से गुजर गई। ओलिविया 4 साल की थी जब से वो मैडिसन से मिली थी और तब से ही दोनों अडॉप्शन इंटरव्यू में लात मारना, चिल्लाना, गालियां देना या टेबल पर जंगलियों की तरह खाना खाने जैसी हरकतें करती थी ताकि उन्हें कोई अडॉप्ट न करे और वो दोनों एक साथ रह सकें। पर अब ओलिविया ये सब इसलिए करती है क्योंकि अब जब मैडिसन नहीं है तो वो ऑर्फनेज से जाना नहीं चाहती। ओलिविया की सारी जिंदगी इस ऑर्फनेज में बीत गई है पर उसे नफरत है मैडिसन के बिना यहाँ रहने में। पर उसके बावजूद भी उसे यहाँ से इन यादों को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर ही दुख होता है। उन स्मिथ्स कपल के चले जाने के बाद मिसेस बैनेट ओलिविया पर बहुत चिल्लाई। जो भी ओलिविया ने किया था उसके लिए मिसेस बैनेट बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तब ओलिविया भागकर रोती हुई अपने कमरे में आ जाती है। वो रो रही है क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके हैं। वो रो रही है क्योंकि उसे दुख है जो भी उसने इंटरव्यू में किया। पर वो सबसे ज्यादा इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी इकलौती दोस्त मैडिसन अब नहीं रही। और अब ओलिविया अपनी खिड़की पर बैठी बाहर हो रही बारिश को देखते हुए अपने माँ बाप के बारे में सोच रही है कि कैसे उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई और उसके पिता ने 1 हफ्ते बाद इस दुख में आत्महत्या कर ली और फिर उसे अगले दिन इस ऑर्फन एज में भेज दिया गया था। बारिश धीरे धीरे रुक रही थी और बाहर और भी ज्यादा अंधेरा होता जा रहा था। तब ओलिविया ने सोचा कि शायद अब वो बाहर वॉक के लिए जा सकती है। जब कभी भी ओलिविया बहुत दुखी होती है या उसे ऑर्फन एज के हर रोज के तानों से छुटकारा चाहिए होता है तो वो बाहर घूमने चली जाती है। पर जब से मेडिसन गुजरी है तब से ओलिविया ज्यादातर वॉक्स पर रात को जाने लगी है। ओलिविया अब सिर्फ रात को ही वॉक्स पर जाती है क्योंकि मिसेस बेनेट किसी को भी, खासकर शरारती बच्चों को, अकेले बाहर नहीं जाने देती। पर ओलिविया सालों से इस रूल को तोड़ती आ रही है। तभी ओलिविया की रूममेट कैसी रूम में आती है और उसके ख्यालों से उसे ये कहकर बाहर निकालती है कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। कैसी नीचे हुए ड्रामे की बात कर रही थी जो ओलिविया ने कुछ घंटों पहले किया था। ओलिविया बाहर देखते हुए ही कहती है, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। जिस पर कैसी फिर से दोहराती है, और तुम्हें ये भी नहीं करना चाहिए। कैसी भले ही ओलिविया को वार्न करती है पर उसने कभी भी इस बारे में मिसेस बेनेट को नहीं बताया। भले ही कैसी कुछ भी ना बताती हो पर ओलिविया जानती है कि कैसी उससे नफरत करती है। और करे भी क्यों ना, जब से मेडिसन मरी है तब से ओलिविया सबसे बहुत बदतमीजी से पेश आती है। वो एक बहुत बेकार रूममेट है जो हमेशा अपना सामान इधर उधर छोड़ देती है, बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनती है। देखा जाए तो ओलिविया वो सब करती है जो एक बदतमीज और बेकार रूममेट करता है। और इस पर कैसी वो है जो हमेशा ओलिविया की शिकायत मिसेस बेनेट से करती है, सिर्फ इस ओलिविया के बाहर जाने की बात को छोड़कर। इसे कैसी कभी भी मिसेस बेनेट को नहीं बताती, शायद इसलिए क्योंकि ओलिविया के जाने से कुछ देर कैसी को आराम और शांति मिलती है। रात के 8:30 बज चुके हैं। ओलिविया अपने जूतों के फीते बांध रही है और वहीं दूसरी तरफ कैसी सोने की तैयारी कर रही है। कैसी एक डिसिप्लिन और नियमों को मानने वाली लड़की है जिस वजह से उन दोनों का रूममेट होना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। कैसी अपने बेड पर जाती है और दूसरी तरफ ओलिविया रूम की विंडो को खोलती है ताकि वो फायर स्केप से बाहर जा सके। ऑर्फनेज में सभी सो रहे हैं और ओलिविया फायर स्केप से 3 मंजिला नीचे उतरकर आ जाती है। और जैसे ही ओलिविया जमीन पर पैर रखती है वो एक लंबी सी सांस लेती है और वो ठंडी हवा उसे एकदम शांत महसूस करवाती है। वो हवा उसके सुनहरे बालों से होकर उसकी गर्दन से होती हुई गुजर जाती है। ओलिविया दिखने में काफी पतली सी 5 फुट लंबी लड़की है जो शहर के उस हिस्से में रहती है जहां ज्यादातर गाड़ियां नहीं आती। कभी कभी एक या दो गाड़ी आती जाती दिख जाती है। ठंडी और साफ हवा में ओलिविया धीरे धीरे चली जा रही थी। अब जैसे जैसे ओलिविया उस ठंडी हवा को महसूस कर रही थी वैसे वैसे उसके अंदर जो उदासी थी वो चली गई। कुछ देर बाद हल्की हल्की सी बूंदें गिरने लगी पर ओलिविया फिर भी चलती रही। पर लगभग 25 मिनट बाद बारिश तेज होने लगी और मजबूरन ओलिविया को जगह ढूंढनी थी
जहां वो बारिश के खत्म होने तक रुक सके। एक ब्लॉक छोड़कर मेपल पार्क था। ओलिविया उस पार्क की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगी ताकि पार्क के पेड़ों के नीचे बारिश से बच सके। वहां पहुंचकर ओलिविया को एक पेड़ पर बच्चों के लिए बनाया गया छोटा सा ट्री हाउस दिखा, तो ओलिविया वहां लगी सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई। ट्री हाउस की छत थी, इसलिए ओलिविया भीगने से तो बच गई, हालांकि वो लगभग बारिश में भीग ही चुकी थी। ओलिविया वहीं ट्री हाउस में ही कमर लगाकर बैठी थी। कभी कभी वो सोचती है कि क्या वो सही कर रही है उस ऑर्फनेज में रहकर। अब उसे वहां अच्छा भी महसूस नहीं होता। शायद उसके अंदर के दुख का कारण उसका अकेलापन है। उसे अब एक फैमिली की जरूरत है, जहां उसके माँ बाप हों, उसका अपना खुद का घर हो। पर उसे पता है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बावजूद भी वो सोचती है, काश उसका भी एक परिवार होता। काश उसके माँ बाप होते जो हर रोज उसे स्कूल लेने और छोड़ने जाया करते। उनकी एक नॉर्मल सी जॉब होती। शायद माँ एक डॉक्टर या राइटर होती। शायद उसके पिता एक सेल्समैन होते या लॉयर या फिर एक आर्टिस्ट जैसे कि कोई पेंटर। शायद उसकी बहन या भाई भी होते, जैसे कोई एक बड़ा भाई जिसके साथ होने पर उसे सेफ महसूस होता, या फिर एक छोटी बहन जो लगभग उसी की उम्र की होती और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती। अब ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई ओलिविया की आंखें बंद होती जा रही थी और कुछ देर बाद ओलिविया वहीं पर सो गई। कुछ देर बाद ओलिविया ट्री हाउस की छत पर पड़ रही तेज बारिश की गिरने की आवाज से अचानक उठ जाती है। उठते ही उसे कुछ देर बाद समझ में आता है कि वो है कहाँ। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ओलिविया ने जल्दी से अपनी घड़ी में टाइम देखा तो टाइम 1:13 हो रहे थे। ओलिविया वहां घंटों से सो रही थी। उसने सोचा कि बारिश रुकने तक वो यहीं रहेगी, पर अगर 2 बजे तक बारिश नहीं रुकी तो वो वापस ऑर्फनेज चली जाएगी। और मानो ऐसा लग रहा था कि बादलों ने जान लिया हो कि जैसे ओलिविया उठ गई है। तभी कुछ देर बाद बारिश रुकने लगी और 5 मिनट बाद ही बारिश पूरी तरह से रुक गई। ओलिविया जल्दी से उस ट्री हाउस से नीचे उतरती है और ऑर्फनेज की तरफ जाने लगती है। ओलिविया लगभग 11 ब्लॉक दूर थी ऑर्फनेज से। तभी ओलिविया ने सड़क की दूसरी तरफ की बिल्डिंग के पीछे से किसी की आवाज सुनी। What do you want? You still haven't paid me for those ice sculptures of Richard Basehart! और जैसा कि वो एडवेंचरस लड़की थी तो उसने वहां जाकर देखने की सोची कि वहां क्या हो रहा है। और जैसे ही ओलिविया उस बिल्डिंग के पिछले कोने की तरफ गई तो उसे दो आवाज सुनाई दी। दोनों आवाज आदमियों की थी, जिनमें से एक गुस्से में चिल्ला रहा था और दूसरा भारी आवाज में उसे कुछ कह रहा था। ओलिविया ने झांक कर देखा तो वहां दो आदमी थे जिन्होंने सूट पहना हुआ था, जिनमें से एक के छोटे और काले बाल थे और दूसरे के थोड़े से लंबे सुनहरे बाल थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे दोनों ही बिजनेसमैन होंगे, बस फर्क ये था कि दोनों अभी लड़ रहे थे। ओलिविया को उनकी बातें कुछ खास समझ तो नहीं आ रही थी, पर उसे कुछ कुछ शब्द समझ में आ रहे थे, जैसे कि पैसे और ब्लैकमेल। धीरे धीरे दोनों का झगड़ा बढ़ने लगा और इससे पहले कि ओलिविया कुछ समझ पाती, उस सुनहरे बाल वाले आदमी ने चाकू निकाला और दूसरे आदमी की छाती में घुसा दिया। वो काले बालों वाला आदमी रोने लगा, पर वो दूसरा आदमी रुका नहीं और बार बार उसे चाकू मारता गया जब तक कि वो मर नहीं गया। ओलिविया ये सब देखकर घबरा गई और घबराहट में उससे वहां से हिला तक नहीं गया। और इससे पहले कि वो उस कॉर्नर से हटकर ऑर्फनेज की तरफ जा पाती, उस सुनहरे बाल वाला आदमी ने उसे देख लिया। ओलिविया और उस आदमी ने लगभग 1 सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर ओलिविया घबराकर बहुत तेजी से ऑर्फनेज की तरफ भागी। ओलिविया 5 ब्लॉक तक बहुत तेज भागी और जब उसने देखा कि कोई उसके पीछे नहीं है तब वो सांस लेने के लिए थोड़ा धीरे हुई, पर फिर भी वो काफी तेज चल रही थी। ओलिविया डर के मारे बार बार पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी। 5 ब्लॉक और आगे चलने के बाद जब ओलिविया ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई एक बिल्डिंग के कॉर्नर से उसे देख रहा था और ओलिविया के देखते ही छुप गया। ओलिविया डर कर और ज्यादा तेज चलने लगी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। 5 मिनट बाद फिर से ओलिविया ने दूसरी बिल्डिंग के पास किसी को देखा और उसके देखते ही वो फिर से छुप गया और ऐसा ही बार बार होता रहा। और जैसे ही ओलिविया ऑर्फनेज पहुंची, वो जल्दी से फायर एस्केप से चढ़कर अपनी विंडो से अपने रूम में चली गई। वो जल्दी जल्दी बेड पर जाने के लिए अपने जूते उतारने लगी और तभी कैसी उठ जाती है और कैसी उठते ही कहती है, क्या बात है, देखो तो कौन वापस आया है इतनी रात को। ओलिविया इस पर कोई जवाब नहीं देती। वो इतनी डरी हुई थी कि उससे बोला तक नहीं जा रहा था। और तभी कैसी अपना साइड लैंप ऑन कर देती है और कहती है, अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम किसी दिन पकड़ी जाओगी और मिसेस बेनेट तुम पर फिर से गुस्सा होंगी। जिस पर ओलिविया जल्दी से कैसी का लैंप बंद करके कहती है,
मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और जैसे ही ओलिविया कैसी के बेड की तरफ जाती है, उसे विंडो के बाहर नीचे सड़क पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। ओलिविया अपनी खिड़की से जब देखती है तो उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। रोशनी ना होने की वजह से वो सिर्फ एक परछाई की तरह ही दिखाई देता है। वो आदमी सीधा ओलिविया की विंडो की तरफ ही देख रहा था। एक गाड़ी वहां से गुजरती है और उसकी लाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है। और अब ओलिविया ने उस आदमी का चेहरा भी देख लिया था और ओलिविया अब जान गई थी कि इस आदमी ने ही मर्डर किया था। ओलिविया डरते हुए कैसी को बुलाती है। कैसी, यहाँ आओ, ये तुम्हें देखना होगा। कैसी नींद में ही धीरे धीरे बेड से उतरते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या देखना होगा। तब ओलिविया कहती है, देखो, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं जब बाहर गई थी तो बारिश होने की वजह से मैं पार्क के ट्री हाउस में छुप गई और वहां से आते वक्त मैंने एक मर्डर होते हुए देखा और जिस आदमी ने मर्डर किया था वो मेरा पीछा करते हुए ऑर्फनेज तक आ गया। कैसी जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है, उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं और वो डरकर खिड़की के नीचे होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, वो तो सच में बाहर है, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। जिस पर ओलिविया डरते हुए गुस्से में कहती है, ऑफ कोर्स मैं सच कह रही थी, मैं इस बारे में मजाक क्यों करूंगी, अब हम क्या करेंगे, उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी। और तब कैसी जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हुए कहती है, मैं मिसेस बैनेट को बुलाती हूँ। तो इस पर ओलिविया मना करते हुए कहती है, मजाक मत करो, अगर हमने उन्हें बुलाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं हर रोज बाहर जाती हूँ। तो कैसी कहती है, तो तुम ही बताओ अब हम क्या करेंगे। और ओलिविया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। तो इस पर कैसी विंडो की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है सुनो, हम दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और विंडो को टाइट बंद कर देते हैं। अगर उसने अंदर आने की कोशिश की तो हमें पता चल जाएगा और हम मिसेस बैनेट को बुला लेंगे। ओलिविया मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी थक चुकी थी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया और कैसी की बातों को मान लिया। तब ओलिविया ने एक लंबी सी सांस ली और कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर लेट गई। अब बिस्तर पर लेटे हुए ओलिविया सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और फिर ओलिविया खुद को संभालते हुए सोचती है कि जरूरी नहीं कि वो आदमी मुझे मार ही देगा। और फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो 2:20 हो रहे थे। वो जानती थी कि आज रात तो उसे नींद नहीं आने वाली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी 1 घंटे पहले ही उसने किसी का खून होते हुए देखा था। ओलिविया इसी तरह 1 घंटे तक बिस्तर पर लेटी रही और फिर उसने खिड़की की तरफ जाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं खड़ा था। अब ओलिविया और डरने लगी और सोचने लगी कि या तो वो आदमी ये सोचकर चला गया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, या फिर वो कुछ करने के बारे में सोच रहा होगा, जैसे कि शायद वो मुझे मार देगा। तब ओलिविया सारी रात बस कोई आवाज़ सुनने की कोशिश करती रही कि कहीं कोई दरवाज़ा या खिड़की खोलकर अंदर तो नहीं आ रहा, और ऐसा करते करते उसे 5 बजे नींद आ गई। जब ओलिविया 7:30 बजे उठती है तो उसे बेक्ड ब्रेड और अंडों की खुशबू आती है। कैसी पहले ही उठ चुकी थी और उसका बिस्तर भी सही तरीके से लगा हुआ था। ओलिविया नीचे जाती है सुबह की प्रेयर्स और नाश्ते के लिए। नीचे 5 बच्चे किचन के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। सामने टीवी Let me चल get रहा the था weather bureau जिस here. पर We न्यूज see आ this रही थी weather. कि James, you आज there? सुबह सुबह एक आदमी की लाश ब्रुकलिन की Yeah, सड़कों पर this मिली। is not the James. This आदमी is की Jim हत्या बार Fiddler बार in the चाकू weather मारने bureau. की वजह से हुई है। You'd rather be called ऑफिशियल्स Jim or Jimmy, इन्वेस्टिगेट isn't कर that रहे right, हैं। boy? अभी तक किसी पर कोई शक Good. नहीं है। And I can ऑटोप्सी की रिपोर्ट understand that. बताई And जा here रही we है कि go. इस हफ्ते के Wait a अंत minute तक before आ we get rid of जाएगी। yesterday's आगे weather की here. और जानकारी के लिए We had Jim आज up रात all देखिए day the न्यूज़ day 12। before और अब मौसम की working on कुछ the weather खबरें। here. और But ये it's up सुनकर to you. ओलिविया What's your डरते name? हुए सोचती है, Jim is our किसी को नहीं पता कि official मर्डर U.S. किसने weather किया। forecaster. You क्यों ना मैं understand? Right पुलिस in को the weather बता दूं। bureau where they पर make the नहीं, stuff. अगर वो मुझे In the weather मारने आ bureau, गया go तो। ahead, Jim. I'll put और it on the वैसे भी map. यहाँ मेरी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। और तभी मिसेस बैनेट डाइनिंग एरिया में आते हुए कहती हैं, गुड न्यूज़, अभी अभी मेरी फ़ोन पर किसी से बात हुई है। कोई 12 से 14 साल की बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता है। मेरे ख्याल से तुम इसके लिए सही रहोगी ओलिविया। जिस पर ओलिविया मन ही मन एक्साइट होकर सोचती है, परफेक्ट, ये सही है। अगर मैं जल्दी से जल्दी ऑर्फनेज छोड़ दूं तो वो मर्डर मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और उसी एक्साइटमेंट में ओलिविया पूछती है कि कब है इंटरव्यू। जिस पर मिसेस बैनेट मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि 2 दिन बाद, वेडनेसडे को। ओलिविया बहुत खुश थी। जितनी जल्दी वो यहाँ से जाएगी उतनी ही जल्दी उसे इस सबसे छुटकारा मिलेगा। अगली 2 रातों तक ओलिविया ठीक से सो नहीं पाई। उसे डर था कि वो कातिल जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा। वेडनेसडे की सुबह को ओलिविया जल्दी उठती है, जल्दी से नहाती है और अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनती है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अच्छी दिखे। उसने अपने रूम को साफ किया था, अपने बालों को सही से बनाया था। फाइनली 10 बजते हैं और इंटरव्यू का टाइम होता है। ओलिविया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी मिसेस बेनेट के बुलाने का। 5 मिनट बाद, जो ओलिविया के उसके जीवन के सबसे लंबे 5 मिनट थे, मिसेस बेनेट ओलिविया को नीचे बुलाती हैं और कहती है कि तुम्हारे होने वाले पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ओलिविया।
ओलिविया बहुत खुश है और इसी खुशी के साथ वो ये सोचते हुए नीचे आ रही है कि मैं कभी फैमिली नहीं चाहती थी, पर अब शायद सही वक्त है एक नई शुरुआत का। अब मेरे पास भी मम्मी पापा होंगे, मेरी भी एक अपनी फैमिली होगी जिनसे मैं दिल खोलकर बात कर सकूंगी। और जैसे ही ओलिविया लिविंग रूम में जाती है जहां मिसेस बेनेट बैठी थी, वहां पर एक ही आदमी को देखकर ओलिविया थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। पर जब वो उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो घबराकर 2 कदम पीछे हो जाती है। ओलिविया डर कर सोचती है कि ये तो वही मर्डरर है जिसने उस आदमी का खून किया था। उसके अंदर आते ही मिसेस बेनेट कहती हैं, ओलिविया, ये है मिस्टर वॉटसन जो तुम्हें अडॉप्ट करने आए हैं। तो इस पर ओलिविया जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं। तो मिसेस बेनेट आश्चर्य से कहती हैं, क्या मतलब नहीं? तुम भी तो यही चाहती थी ना ओलिविया? तो ओलिविया डरते हुए कहती है, नहीं, प्लीज मुझे इसके साथ मत भेजिए। ये आदमी डेंजरस है मिसेस बेनेट, ये तो एक कातिल है। इस पर मिसेस बेनेट मिस्टर वॉटसन की तरफ देखकर कहती है, मैं माफी चाहूंगी मिस्टर वॉटसन। ओलिविया कभी कभी ऐसा कर देती है, पता नहीं क्यों। और इससे पहले मिसेस बेनेट आगे कुछ कह पाती, ओलिविया डरते हुए चिल्लाकर कहती है, नहीं मिसेस बेनेट, ये हर बार की तरह नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, ये एक कातिल है। तो मिसेस बेनेट गुस्से में सोफे से उठते हुए कहती हैं, ओलिविया, बिहेव योरसेल्फ, ये कैसी वाहियात बातें कर रही हो? तुम्हें कहाँ से मिस्टर वॉटसन मर्डर लगते हैं? तो इस पर ओलिविया हड़बड़ाते हुए कहती है, क्योंकि क्योंकि मैंने इस आदमी को उस दिन उस आदमी को मारते हुए देखा था, और फिर ये आदमी मेरी खिड़की के नीचे भी आया था मुझे मारने के लिए। ओलिविया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर वॉटसन, अगर यही उसका असली नाम है, तो उसे अडॉप्ट करने भी आ सकता है। अब ओलिविया डर के मारे सोच रही है कि मैं उन्हें ये नहीं करने दे सकती, वो मुझे इस आदमी के साथ नहीं भेज सकते। कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये सब मुझ पर भरोसा करने लगे। और तभी ओलिविया जोर से चिल्लाकर कैसी को बुलाती है, कैसी, यहाँ आओ, तुम्हें इन लोगों को बताना होगा उस विंडो वाले आदमी के बारे में। कुछ देर बाद कैसी लिविंग रूम में आती है और हल्के से सर झुकाकर कहती है, हेलो मिस्टर वॉटसन। तब ओलिविया कहती है, कैसी, इन्हें बताओ कि संडे की रात को तुमने भी इस आदमी को हमारी विंडो के नीचे देखा था या नहीं? तब कैसी कहती है, ओलिविया क्या बात कर रही हो तुम? तब ओलिविया और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ कैसी? मैंने तुम्हें उस मर्डर के बारे में बताया था ना, यही है वो आदमी, बताओ इन्हें कैसी। ओलिविया सबकी तरफ देखती है और सभी और मिस्टर वॉटसन भी ओलिविया की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मानो ओलिविया कोई पागल हो। तब कैसी कहती है, ओलिविया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तब मिसेस बेनेट कहती है, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर वॉटसन इन सब के लिए, और कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ अगर आप अब अडॉप्शन नहीं करना चाहते हैं तो इस पर मिस्टर वॉटसन कहते हैं, ओह नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बच्ची को अडॉप्ट करने में। तो मिसेस बेनेट कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर वॉटसन, वैसे भी ओलिविया को अपने लिए नई फैमिली ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, खासकर तब जब से उसकी बेस्ट फ्रेंड मेडिसन मरी थी, तब से ही ओलिविया ऐसी पागलों वाली हरकतें करती है। मैं पागल नहीं हूँ, ओलिविया और गुस्से में चिल्लाती है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसी कुछ ना पता होने का नाटक कर रही है। उसे पता था कि कैसी उससे नफरत करती है, पर उसे कभी ये नहीं लगा था कि कैसी उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। तब मिसेस बेनेट मुस्कुराते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं ओलिविया का सामान नीचे ले आती हूँ। ओलिविया वहीं फर्श पर नीचे लेट जाती है। वो चिल्ला रही है, मिन्नतें कर रही है कि कोई तो उसकी बात पर भरोसा कर लो, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। 10 मिनट बाद ओलिविया का सारा सामान नीचे आ जाता है। ओलिविया अभी भी बुरी तरह से रोई जा रही थी। कुछ देर बाद ओलिविया का सामान टैक्सी कैब में रख दिया जाता है और ओलिविया पीछे की सीट पर मिस्टर वॉटसन के साथ बैठी है। हेलो ओलिविया, मिस्टर वॉटसन कहते हैं। ओलिविया अभी भी रोई जा रही थी। तब मिस्टर वॉटसन एक डरावनी और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, मुझे खुशी है कि अब तुम मेरे साथ हो ओलिविया। ओलिविया उसकी आंखों में पागलपन साफ साफ देख सकती थी। उसे एक शैतान दिखाई दे रहा था। ओलिविया जानती थी कि मिस्टर वॉटसन अब किसी को भी उसका सीक्रेट नहीं बताने देगा। ओलिविया को पता था कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो मिसेस बेनेट, कैसी और बाकी के बच्चे बाहर खड़े ओलिविया को जाते हुए देख रहे थे और उसे कैसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कभी एक परफेक्ट जिंदगी का सपना देखा था जो अब कभी भी पूरा नहीं होगा। उसे अपनी किस्मत का पता था कि वो अगली मर्डर विक्टिम होगी उसके बगल में बैठे आदमी की।